इंडिपेंडेंट कंट्री। सो दो तरह का स्वतंत्रता का हमने संग्राम देखा है। एक 1897 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था, और दूसरा 1947 का 1947 का जो एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में हमें मिला था, वो भी एक संग्राम था। तो इसमें बहुत सारे लोगों की आहुतियाँ हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च बलिदान है अपने आप को निछावर करने के लिए कि हमारा कंट्री जो है, हमारा राष्ट्र जो है, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सके। बहुत सारे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हर कदम पर डट के इस चीज़ का सामना किया कि हमें इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सो उन सभी लोगों को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे या अपने रिपब्लिक डे पर उनको याद करें, बट हमेशा इस चीज़ को याद करें कि किसी ने तो काम किया है कि हमें स्वतंत्रता मिली है। उस एक व्यक्ति के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है। तो इस चीज़ के, इस जज्बे को हमेशा हमें अपने पास रखना चाहिए। एक छोटा सा वार्तालाप आप लोगों के साथ सबके साथ करूँगी। यहाँ पे मैं भाषण नहीं दे सकती हूँ, बट हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे जानने के लिए, उनके ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूँगी आपके साथ। हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश करी है? इस स्वतंत्रता का एक व्यक्तिगत या निजी रूप में क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, और एक राष्ट्र के रूप में इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? अगर हम इस चीज़ को समझ पाएंगे तो शायद हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल फ्रीडम या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या स्वतंत्रता है हमारे पास कि हम जैसा चाहें सोच सकते हैं, जैसा चाहें कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं, स्वतंत्र राष्ट्र के, हम जो भी कर सकते हैं। अब अगर राष्ट्र के रूप में इसको देखते हैं, तो राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का मतलब होता है कि राष्ट्र अपने आप को खुद से सेल्फ गवर्न करता है, या खुद से अपनी गवर्नेंस की पॉलिसीज लाता है। अपना लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, हमारा समाज कैसे आगे चलेगा, हम कैसे कानून की व्यवस्था करेंगे, हम कैसे बाकी सारी अपनी नीतियाँ बनाएंगे, ये राष्ट्र के पास एक स्वतंत्र अधिकार होता है कि वो खुद डिसाइड कर सके, जिसके ऊपर बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं होता है। तो जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती है कि हमारे पास हम बाएं तरफ जाएं या दाईं तरफ जाएं या सीधे जाएं। अगर एक तिराहे पर हम खड़े हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, सेलेक्ट करें कि क्या करना चाहिए हम। उस जगह के ऊपर अगर हम अपना ऑप्शन या जो हमें चॉइस मिली है, अगर वो सही निर्णय लेते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है। चाहे वो आपके परिवार की समस्या हो, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, हर एक जगह पर आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो वो निर्णय हम कैसे लेते हैं। और एक बहुत छोटी सी एक और बात होती है कि आपको क्या ये पता है कि जो मेरे पास चॉइस है या जो मेरे पास ऑप्शंस हैं, वो कितना बड़ा मेरा अधिकार है या कितना बड़ा अवसर है मुझे ये निर्णय लेने के लिए कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है या अपने परिवार की देखभाल कैसे करनी है। अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि वो निर्णय कितना महत्वपूर्ण है, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास ये सिलेक्शन करने का की अपॉर्चुनिटी है, अगर इसकी पावर को, इसकी ताकत को हम समझ सकते हैं, तो शायद हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारे उस ऑप्शन एक्सरसाइज करने को या निर्णय लेने का क्या रास्ता हो सकता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। लेकिन कहीं हम पर हम ये समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। अगर मैं एक छोटी सी एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पे, इसको 2 पेबल्स स्टोरी बोलते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, अक्सर मैं शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों के साथ अभी तक नहीं शेयर कर रही हूँ। तो एक ज़मींदार है और एक किसान है, एक व्यापारी है, चलिए एक व्यापारी है। और व्यापारी ने जो है ज़मींदार से बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज है।
इसको 2 पेबल स्टोरी कहते हैं, स्टोरी का नाम है। बहुत कर्ज लिया हुआ है, वो कर्ज उतार नहीं पा रहा। अब उस जो व्यापारी है उसकी एक बहुत सुंदर बेटी है, वेरी ब्यूटीफुल डॉटर। अब ज़मींदार क्या चाहता है कि ये व्यापारी जो है कभी भी कर्ज उतार ना पाए, और मैं कुछ ऐसी शर्तें रखूं कि ये लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए। ठीक है, तो वो क्या शर्त रखता है? वो कहता है कि देखिए, कर्ज तो तुम उतार नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो एक काम करो, मैं एक बैग के अंदर 2 पत्थर रखूंगा, पत्थर के टुकड़े, पेबल्स रखूंगा, एक सफ़ेद रखूंगा और एक काला रखूंगा। ठीक है, तो अगर तो तुम्हारी डॉटर, लड़की, बेटी बिना देखे हुए काला पत्थर निकालती है उसमें से, तो समझ लो कि तुम जेल भी जा रहे हो और जो है तुम्हारी बेटी के साथ मेरी शादी भी हो रही है। ठीक है, और अगर वो सफ़ेद पत्थर निकालती है तो तुम्हारा पूरा कर्जा माफ़ हो जाता है, और जो है तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी से मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। 2 ऑप्शंस हैं उसके पास। अब वो बेटी सोच रही है कि क्या करना चाहिए। उतने में उसको इसकी नज़र जाती है कि जो ज़मींदार है उस बैग के अंदर 2 काले पत्थर रख रहा है, ब्लैक पेबल्स, वाइट नहीं रख रहा। सो ऑलरेडी उसने डिसाइड किया हुआ है कि ये काला ही निकलेगा जब भी ये निकालेगी, किसी भी पत्थर को निकालेगी। अब उस लड़की के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो शोर मचा के सबको बता दे कि इसने दोनों काले पत्थर रख दिए। ठीक है, तो काले पत्थर रख दिए, ये शोर भी मचा देगी, तभी तो कर्जा नहीं उतरने वाला। तो या तो फादर को जो है जेल में जाना पड़ेगा, व्यापारी को, या उसको अगर वो काला पत्थर निकाल लेती है तो भी उसको जो है कर्जा माफ नहीं होगा और शादी भी करनी पड़ेगी, और सफ़ेद पत्थर का तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर। अब वो क्या करे इस सिचुएशन में? और अगर वो मना करती है ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कि नहीं, मैं नहीं निकालूंगी पत्थर, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो उस समय वो क्या करेगी वो लड़की? उसका एक बहुत अच्छा सा आपको एक मतलब इस स्टोरी से एक मॉरल मिलता है। उसने क्या किया, ठीक है मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगी, अपने दिमाग में सोचा कैसे करूँगी। तो जब सबके सामने वो बैग रखा गया और उसने जो है बैग के अंदर हाथ डाला बिना देखे हुए और एक पत्थर निकाला और ऐसे किया, अरे ये तो गिर गया। पत्थर निकालते ही पत्थर नीचे गिर गया। ठीक है, सबने देखा कि उसने नहीं देखा था कि कौन सा पत्थर उसने निकाला है, बिना देखे उसने पत्थर निकाला और पत्थर हाथ से नीचे गिर गया। सबने देख लिया, उसने फटाफट उस पत्थर को उठाया, अरे ये तो काला पत्थर है, ये तो काला पत्थर है, इसका मतलब बैग के अंदर जो पत्थर है वो सफेद है और वो मुझे निकालना था, वो मेरा ऑप्शन था। अब व्यापारी नहीं समझ पाया इस बात को, बट जमींदार समझ गया। उसने कहा कि अगर मैंने कहा कि नहीं दूसरा पत्थर बैग के अंदर काला है तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, तो चुपचाप बैठ जाए यहाँ पे, ये बात ना बोलें कि दोनों पत्थर मैंने काले रखे थे। ठीक, अब उस लड़की का, उस बेटी का आप देखिए कि उसने किस तरह से उस एक अवसर को, जो अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी, किस तरह से उसने अपने फेवर में, अपने हित में उसको अपॉर्चुनिटी को बदल दिया। यही चीज़ जो है हमें हमेशा लाइफ में याद रखनी है कि हर तरीके की आपके पास चैलेंजेस भी हैं, सब कुछ है। अगर हम ये समझ लें कि ये अवसर है जो दोबारा नहीं आने वाला, उस अवसर को कैसे 100% अपने फेवर में कन्वर्ट करें, वो शायद हमें उसको समझना पड़ेगा उस बात को। बहुत सिंपल सी स्टोरी है। हम लोग सब लोग ये कहते हैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, कि जो सिचुएशन है उसके बाहर सोचिए। बहुत सारे मोटिवेटिंग जो और मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मेरा सोचना है आप पहले बॉक्स के अंदर तो सोचिए, बॉक्स के अंदर क्या है पहले उसको तो देखिए, उसको तो पहचानिए। हम उसको ही नहीं पहचानेंगे और बाहर जाने की कोशिश करेंगे, हम कहीं पर स्टैंड ही नहीं करते। तो अगर हम इस ताकत को पहचानें कि हमारे पास यही अवसर है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक सबक बनता है कि हम अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती है ज़िंदगी में, अवसर एक ही बार मिलता है, तो अच्छे से अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी
कि स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता अपने दायित्वों के साथ आते हैं, अपने कर्तव्यों के साथ आते हैं। अगर आपको स्वतंत्र होने का, निर्णय लेने का अधिकार है, तो आपके उस निर्णय का आपके आसपास के लोगों के ऊपर क्या असर होगा, वो भी देखना पड़ता है। और कुछ हद तक ये हमारी पॉलिसीज़ और लॉ डिसाइड करता है कि आपके एक डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर कोई क्राइम करता है तो आपको पता है स्टेट आपको पनिश करने वाली है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपको पता है एक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। कुछ हद तक तो हमें प्रोटेक्शन, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या हम कहें कि हमारे लॉज हमें कुछ हद तक हमें रोक देते हैं कुछ कामों को करने के लिए, लेकिन एक जो हमारा सामाजिक दायित्व होता है वो भी हमें पूरा करना पड़ता है। तो कोई भी स्वतंत्रता बिना दायित्वों के, कर्तव्यों के नहीं आती है, और वो सब हमें करना पड़ता है। अगर आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमारा कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति है, हमारा कर्तव्य जो है अपने समाज के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है और खुद के प्रति भी है। तो वो कर्तव्यों को हमें भली भांति निभाना पड़ता है। अगर मैं राष्ट्र के रूप में देखती हूँ तो राष्ट्र को भी देखना पड़ता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे कैसे संबंध चल रहे हैं, या कोई हमारे ऊपर टैरिफ लगाने वाला है या शुल्क लगाने वाला है, किस दर पे लगाने वाला है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो एक पारस्परिक, जिसे कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस होती है, पारस्परिक दायित्व होते हैं या डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर, उस चीज़ को भी हमें समझना पड़ता है। अब स्वतंत्रता है जो अभी तक मैं कह रही हूँ, उसका सार ये निकलता है कि हम स्वतंत्र हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, बेटर करने के लिए। हमें कोई रोकता नहीं है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें या बेटर कर सकें। तो ये तो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने बारे में कैसा चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचें। तो कुछ इसके बीच में कुछ चीज़ें, जो छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी। अभी हमने देखा कि हमारे एक कर्मचारी का सामयिक निधन हुआ है, लास्ट 15 दिन करीब हो रहे हैं। He was the only single earning member of the family. वो सिर्फ इकलौते हैं जो अपने परिवार का सारा भार लेते हैं। हमारे में से और भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिनके परिवारों में एक ही जो है अर्निंग मेंबर होगा। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? इस समय हमें ये सोचना चाहिए कि घर के अन्य सदस्य जो हैं उनको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग, कुछ ऐसा स्किल डेवलपमेंट, कुछ ऐसा कौशल उनको सिखाएं कि वो कुछ ऐसी स्थिति में ना पड़े कि अगर एक व्यक्ति को कुछ होता है तो पूरा परिवार का जो है फाउंडेशन हिल जाती है, कि पूरा परिवार नहीं समझ पाता अब आगे कैसे हम अपने परिवार को चलाएंगे। तो आज से ही सोचिए इस बारे में कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, स्वतंत्र बनाया जा सकता है, उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। आपके पास अवसर है, आपकी वाइफ्स भी हो सकती हैं, आपके हस्बैंड्स भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इस समस्या को, इसको समझिए और अपने घर के सारे सदस्यों को आर्थिक स्वतंत्रता देने का निश्चय करिए और उसके लिए उनकी मदद करिए। अगर आपकी वाइफ्स घर से नहीं निकलती हैं, उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो भी घर से निकलें, कुछ काम सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी एक कर्मचारी के लिए, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, चाहे आप सपोर्ट स्टाफ हैं, हम सबको रिटायर होना है। सबको रिटायर होना है। 60 पे होंगे, 62 पे होंगे, 65 पे होंगे, या एज अ वाइस चांसलर 70 पे होंगे। सबको रिटायर होना है। रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है, वो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी प्लानिंग रिटायरमेंट आने पर नहीं हो सकती। उसकी प्लानिंग आपको 10 साल पहले, 15 साल पहले शुरू करनी पड़ेगी कि अगर मैं इस काम में हुनर रखता हूँ, मैं स्किल्ड वर्कर हूँ, तो मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं आगे कौन सा जॉब कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, क्या मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं छोटा सा एक बिजनेस कर सकता हूँ। ये हमें पहले से सोचना पड़ता है।
अगर हम आज से इस चीज़ को सोचेंगे, आप में से बहुत सारे अभी यंगस्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में और सपोर्ट स्टाफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 20-25 साल की जॉब बची हुई है, अभी उससे ज़्यादा की भी बची हुई। तो ज़रा उसके ऊपर सोचना शुरू करिए कि आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग हो रही है, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो गए या खाली हो गए, नहीं। रिटायरमेंट का मतलब है कि आपको अब ये अवसर मिला है कि मैं जो पहले नहीं कर पाया वो अब कर पाऊं, क्योंकि अब मैं 9 से 5 के जॉब में नहीं बंधा हुआ हूं। तो अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मैं पहले करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। तो मेरी कोई हॉबीज़ हैं, तो ये पहले से आपको एक प्लानिंग करनी होती है। उस चीज़ के ऊपर मैं चाह रही हूँ कि आप जो हैं अपने बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं रहें रिटायरमेंट के बाद। आप खुद जो है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से अपना स्वतंत्रता अपने हाथ में रखिए। और बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, आपको रिटायरमेंट पे जो पैसे मिलते हैं वो सब अपने बच्चों को मत दे दीजिए। एक व्यावहारिक बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि कल को पता नहीं है कि आपके बच्चे आपको वो देने वाले हैं पैसा वापस के नहीं देने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो अपने आप को जीवन भर आप कैसे स्वतंत्र रखेंगे उसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, ये जो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ बात कर रही हूँ, ये हमारे यंगस्टर्स के ऊपर भी, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उनके भी पेरेंट्स हैं घर के अंदर, उनके भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ट्रबल में आ रहे होंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलें, क्या चेंज कर सकते हैं। ऑल ऑफ ए सडन तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, जो हमारा नेचर है वो हमेशा रहेगा ही, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करेंगे, एक बहुत फेमस ऑथर ने कहा है कि सिर्फ 1% अपने आप को बदलिए। 1%, अगर आप एक दिन के अंदर 1% अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए, तो वो चेंज 1% चेंज होते होते आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर इतना बदलाव लाएगा कि आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मैं आज से 5 साल पहले ऐसे सोचता था, अभी मैं जो हूँ कितना सकारात्मक सोच में आ गया। तो एक इस थ्योरी को कहते हैं 1% चेंज थ्योरी। सो 1% चेंज थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो उस विषय में भी कुछ आप सोच सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर। सो 1% change applies to everyone, right? How it applies to students? So I could not win one moot court. I'm depressed, right? I was not able to get through the day 0. I'm depressed, right? I wanted to top the class. I could not do that. I came second. I'm depressed. These are all momentarily setbacks. They do not define your career. They do not define you. Right? So these momentarily setbacks, if you apply the theory of 1% change, that will help you coming out. So momentarily setbacks should not decide the future or your forthcoming steps. Failures are part of life as well as success is part of life. Both are part of life. Sometimes we say, okay, that was a good thing that I did not succeed. Because now I realize that if I had been at that place, life would have been miserable. So we thank God, अच्छा हुआ आपने मुझे वहाँ पे employment नहीं दिया. So these things we realize later on, because at that point in time we are just thinking, I have failed, I have failed, I have failed. You never failed, you learned from your failure. Another thing is, there are 3 connects very important, or I would add 4th connect also. One is community connect. You cannot live your life in isolation. You have to connect to the community around you.
whether it is hostel, whether it is university, whether it is Jodhpur, or whether it is Rajasthan, or whether it is your country. Community connect is important, especially for those who are into legal profession, because legal profession is meant for serving the society. So if you do not have that community connect, you will not be able to see the whole purpose or the noble purpose behind the legal profession. Or even if you want to be IAS officer, you have to connect to the community all the time. Right? So community connect is important. But another subset of this connect comes that we have to connect to the real world. We have to connect to the real world, not on the Facebook or the Instagram or whatever social media platforms you are using. You have to connect to the real people, not the fake persons who are creating their fake IDs on the different social media platforms. So live in the real world, adopt the real world. We did not have social media, we did not lose anything. We are using social media like anything. Look at your university's social media handle. We are using it for our advantage, not for our losses. Right? So please use these two connects, remember them. The third, as a lawyer and as a budding lawyer, the third connect will be your substantive connect. You have to understand the provisions of the law. Till the time you understand the provision of the law, the substance, the statement of reasons and the objects behind bringing any law, behind bringing any specific provision, behind bringing any amendment or repeal of any law. You have to understand that point. Unless you do that, you will not be able to have a real-time connect with the substance of the law or the substantive provisions of the law. The last connect will be passion connect, which means that you should be passionate about the work that you are doing. If you are passionate about criminal law, show it and how much you absorb that with the passion. If you want to be a corporate lawyer, show that you know everything in and around the corporate law. So that passion connect has to be there, right? So these are few connects that I would suggest that you please keep in mind. And for my students only, because we keep on hearing lot many things, using the term depression, we don't have friends, I'm alone, student welfare department has been taking care of these many issues. So please remember this point. You are the one who has to decide how you want to exercise your independence and how you want to proceed in your life. You are the only one to decide it. And at that point in time, I'm reminded of one line of a very old song. And this line says that दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने. दिया टूटे तो ये है माटी, जले तो ये ज्योति बने. A lamp, मिट्टी का दिया, अगर टूट जाता है तो मिट्टी ही हो गया ना, लेकिन अगर वो जलता है तो वो it gives light to everyone. So you have to decide where do you want to place yourself, right? और कुछ एक अंत में ये बात कहना चाहूँगी कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है. आप सबको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. खुशी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. छोटी छोटी खुशियाँ आपस में बांटने से हम सब खुश रहते हैं. सो खुश रहिए, क्योंकि खुशी मिलती तो मुफ्त है, खुशी मिलती तो मुफ्त है, परंतु बेशकीमती होती है. बेशकीमती होती है खुशी. सो हैप्पीनेस is free, it comes to you free, but it is priceless. तो खुश रहिए, क्योंकि मुफ्त में हमें खुशी मिल रही है एक दूसरे के साथ, बट ये बेशकीमती है. जब दुख होता है तो हमें पता चलता है कि खुशी का पल आता तो कैसा लगता है. तो बेशकीमती चीज़ को संभाल के रखिए. बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. पुनः सारे परिवार को हम एक साथ मिलकर चलेंगे, खुश रहेंगे. छोटी छोटी तो परेशानियां आएंगी, खुश रहेंगे, क्योंकि खुशी हमारे लिए बेशकीमती है. हम उसको ऐसे फ्री में मिल रही है, हम जाने नहीं दे सकते. ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी.
आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।